मुस्कान, गुड इवनिंग। ऑलराइट, so हमारी लास्ट स्लाइड थी जहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए थे, हमने देखा था कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन एंड आई होप आपकी जो 3 नाइट्रोजन वेस्ट है आपके यहाँ पे, ये आपको काफी क्लियर है। आप सबको वॉट एवर द नाइट्रोजन वेस्ट वी हैव डन इज वेरी क्लियर टू यू एंड दे आर वेरी मच लाइक दे हैव बीन एबल टू यू आर बीन एबल टू अंडरस्टैंड देम। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं, क्या यूरिक एसिड, क्या है मेरा यूरिया, क्या मेरा अमोनिया यहाँ पे, और वो कैसे आपका बाहर निकल रहा है बॉडी से। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू टॉक अबाउट द ह्यूमन किडनी। अब यहाँ पे हम ह्यूमन किडनी के बारे में बात करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन किडनी। अब आपने मुझे कुछ चीजें बताई थी कि यार ह्यूमन किडनी डैमेज कैसे होती है, आपने कुछ चीजें मुझे इन्फॉर्म की थी, लाइक योर यू कैन हैव योर स्मोकिंग आपका यहाँ पे हो सकता है। अगर आपका लाइक इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर टुवर्ड्स द किडनी तो और डैमेज हो सकती है। सो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टोल्ड मी। तो अब सारी चीजों को जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वी विल अंडरस्टैंड देम इन टर्म्स ऑफ योर ह्यूमन किडनी। ठीक है, सो जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, सो लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। जब भी हम बात करेंगे हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, तो याद रखना दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द होम्योस्टेटिस ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो होम्योस्टेटिस होता है उसे मेंटेन करने के लिए आपका ऑर्गन यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए एक चीज याद रखिए यहाँ पे कि आपका जो किडनी है उसका काम सिर्फ वेस्ट को बाहर निकालने का नहीं है, उसका काम ये चीज का भी ध्यान रखने का है कि वो बॉडी के अंदर फ्लूइड को मेंटेन कर सके। राइट, इट इज एबल टू मेंटेन द फ्लूइड एंड द आयनिक कंसंट्रेशन। आपके बॉडी में कितना पानी मेंटेन करना है, कितना पानी रखना है, और उस पानी के साथ कितने मिनरल आयंस आपको रखने हैं, वो सब काम आपका यहाँ पे किडनी करती है। सो एक चीज तो हम जानते हैं कि यार किडनी आपका यहाँ पे एक्सक्रीट आउट करिए आपका वेस्ट जो आपके बॉडी में बन रहा है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे वो बॉडी के बाहर निकालिए, दैट इज समथिंग वी नो। और उसके साथ साथ प्लीज नो दैट इट इज ऑल्सो एबल टू मेंटेन द फ्लूइड कंपोजिशन। याद रखना ये आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड कंपोजिशन भी मेंटेन करती है। सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू मेंटेन द फ्लूइड कंपोजिशन। अब जब मैं कह रहा हूँ कि फ्लूइड कंपोजिशन, दैट मीन्स व्हाट, कि आपकी बॉडी में होना चाहिए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स। राइट, वाटर के साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू हैव सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ये भी आपकी बॉडी में होना चाहिए। तो ये सब भी मेंटेन करता है मेरा यहाँ पे किडनी। सो किडनी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग दिस एज वेल। राइट, अब द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज गोइंग टू बी किडनी। किडनी आपके यहाँ पे हमेशा एक मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसके साथ साथ भी आपके कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बट वो मेन नहीं है, लाइक योर स्किन, liver, lungs, and large intestine. Even you call them as a secondary excretory organ. Good evening to the people who have just joined in. अगर मैं स्किन की बात करूं यहाँ पे, इफ आई टॉक अबाउट द स्किन ओवर हियर, तो स्किन से क्या निकलता है? स्किन से आपका निकलता है स्वेट। स्किन से आपका निकलता है स्वेट। तो जब आपका स्वेट निकल रहा होता है तो स्वेट के अंदर आप वाटर लॉस करते हो एंड सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट आर आल्सो बीन थ्रोन आउट। तो स्वेट जब आपका बाहर निकलता है तो स्वेट के साथ साथ एक सर्टेन अमाउंट में आपका सॉल्ट भी बाहर निकलता है और आपका वाटर भी यहाँ पे आपका लॉस होता है। सो याद रखना स्वेट इज समथिंग जिसके थ्रू आप थोड़ा सा आपकी बॉडी का वेस्ट आप बाहर निकाल सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ओवर हियर। आपको स्वेट मिलता है, देन यू कैन हैव समथिंग लाइक अ सीबम। सो स्वेट सीबम इज समथिंग, ये आप आगे जाके देखोगे ये क्या होता है। ये सब आपका स्किन से आ रहा है, दिस इज ऑल कमिंग आउट फ्रॉम योर स्किन। ठीक है, उसी तरीके से आपका लीवर है। अब लीवर क्या आपका एक्सक्रीट करेगा? लीवर आपका एक्सक्रीट करेगा यहाँ पे आपका बिलिरुबिन। अगर आपको याद हो तो वी हैव डन दिस, बिलिरुबिन इज समथिंग थ्रोन आउट बाय द लीवर, इवन योर बिलीवर्डिन। अब ये बिलीवरुबिन और बिलीवर्डिन हम कौन से चीज के साथ मिक्स कर देंगे, किसके साथ हम ये मिक्स करेंगे? फेसिस। ये बताओ कि लीवर के अंदर जब बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन बनता है तो इसको हम किस में डालते हैं? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के मोर अंदर। द तो मैं बेसिकली किसके अंदर ये मिक्स कर रहा हूँ, कौन से सॉल्यूशन के अंदर इसे मैं मिक्स करता हूँ? बाइल जूस में बाइल बेटा, बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर आपने डालना है बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन को, वहां पे आपने उसे मिक्स करके उसे छोड़ देना एंड यू विल डंप देम इनटू द गॉल ब्लैडर अल्टीमेटली। तो ये भी आपका एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है। ठीक है, याद रखना स्वेट और सीबम जो होता है जो आपके स्किन से निकलता है,
इसके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत एक्सक्रीटरी वेस्ट आपको मिलेगा। अगर आपको सीबम पता नहीं चला कि यार सीबम है क्या, तो आपको ने कभी देखा होगा कुछ लोग की बड़ी ऑयली स्किन होती है। अगर आप कभी नोटिस करोगे तो कुछ लोग की बड़ी ऑयली स्किन होती है, तो वो जो ऑयली स्किन जो होती है, वो जो ऑयली स्किन बनती है उनकी बिकॉज ऑफ द सीबम। सो यू हैव सम सेबेशियस ग्लैंड, आपके मुंह के ऊपर कुछ सेबेशियस ग्लैंड होते हैं एंड उसमें से थोड़ा थोड़ा ऑयली सिक्रीशन निकलता रहता है और उसे हम बोलते हैं सीबम। तो सीबम के अंदर कई सारे स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीटरी वेस्ट भी होते हैं जो आपके बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा लोगों को पिंपल होते हैं, राइट? लोगों को कई बार पिंपल हो जाते हैं और नॉर्मली टीनेज एज में आपको पिंपल देखने के लिए मिलता है। सो पिंपल में क्या होता है ना कि समझो ये आपका एक होल है, ये आपके यहाँ पे होल है और यहाँ से सीबम बाहर निकलता है। ठीक है, अगर इस होल के ऊपर, अगर एक इस होल के ऊपर अगर आपकी एक स्किन की लेयर यहाँ पे आ जाती है, अगर यहाँ पे एक लेयर आ जाती है स्किन की, एंड व्हाट विल हैपन कि यहाँ से आपका फ्लूइड बाहर निकलेगा और वो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका ये जो एरिया होगा ये थोड़ा सा आपका मोटा हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ पिंपल। इसको आप पिंपल बोलते हो। सो यहाँ पे आपका सेबेशियस ग्लैंड वाले एरिया में आपके पिंपल बनते हैं। ठीक है, सो याद रखना, ये तो चलो आप बाद में समझोगे, बट इतना याद रखना फिलहाल यहाँ पे कि आपका सीबम क्या होता है। ये आपके मुंह के ऊपर या कई बार आपके आर्म्स के ऊपर जो आपका ऑयली सिक्रीशन जो आपका आ रहा होता है, दैट इज योर सीबम। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग। लंग्स भी आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। आपका CO2 आप बॉडी के बाहर निकाल रहे हो लंग्स को यूज करके, राइट? आज इंटेस्टाइन के थ्रू तो आपने काफी चीजें निकालनी ही है। आप जानते हो कि आपका जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसे आप बॉडी के बाहर निकालते हो यूजिंग योर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे आपके हो गए यहाँ पे सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो मेन है हमारा, जिसको हम डिटेल में समझेंगे, वो आपका रहेगा यहाँ पे किडनी। सो मेन वन जिसे हम डिटेल में यहाँ पे समझना है वो आपका रहेगा यहाँ पे किडनी। ठीक है, अब जब मैं किडनी को ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे क्या दिखता है? यू हैव अ पेयर ऑफ किडनी, यू विल ऑलवेज हैव अ पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, और होता क्या है कि उन पेयर ऑफ किडनी में से आपका निकल रहा होता है आपका एक ट्यूब, दैट इज कॉल्ड एज माय यूरेटर। सो किडनी में से जो बाहर निकल रही है ये ट्यूब, दैट ट्यूब इज कॉल्ड माय यूरेटर। और यूरेटर जाके मेरी अटैच होगी मेरे यूरिनरी ब्लैडर के साथ, मेरी यूरिनरी ब्लैडर के साथ जाके ये अटैच होती है। ठीक है, एंड ब्लैडर के बाद आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखेगा, एक ओपनिंग आपको यहाँ पे दिखेगी एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज माय यूरेथ्रा, राइट? और यूरेथ्रा फिर कनेक्ट करता है विद द यूरिनरी ओपनिंग के साथ। तो आपको याद रखना है ये आपका सीक्वेंस कैसे आएगा। पहले आपका आता है यू हैव अ किडनी ओवर हियर, देन यू हैव अ यूरेटर जो किडनी से बाहर निकल रहा है, देन यू हैव अ ब्लैडर जिसके अंदर आप यूरिन को स्टोर करते हो। याद रखना, ब्लैडर वो जगह है जहां पे आपने यूरिन को स्टोर करना है, यहाँ पे आप यूरिन को स्टोर करते हो, राइट? और अंडर अ कॉन्शियस कंट्रोल जब आपको लगता है कि ब्लैडर फिल हो गया है, देन यू यूरिनेट, देन यू अंडरटेक द यूरिनेशन। और वो टाइम पे आपका यूरेथ्रा ओपन होगा एंड यूरिन को आप बाईपास करोगे। ठीक है, तो कैसे आप यूरिनेट करते हो वो तो हम अलग से समझेंगे, बट याद रखना दीज आर द स्ट्रक्चर्स यू विल गेट टू सी। अब एक चीज हमेशा याद रखना है यहाँ पे कि अगर मैं आपके सामने किडनी दिखाऊं, अगर आपको मैं किडनी किसी ह्यूमन बॉडी की अगर किडनी आपको दिखाऊं, तो याद रखना कि आपकी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी नीचे के साइड पे होती है। सो राइट किडनी विल बी स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, ये बात याद रखना। राइट किडनी विल बी स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, ऑन द लोअर साइड। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपकी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है। आपकी राइट किडनी जो होती है यहाँ पे आपकी वो थोड़ी सी नीचे होती है, और आपकी आपकी जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है। तो ये चीज हमेशा याद रखना आपको, ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है। सो यू हैव अ राइट किडनी विच विल बी स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऐसे ऊपर होती है उससे। अगर देखो दोनों सेम लेवल पे नहीं होते, एक थोड़ी ऊपर होती है एक नीचे होती है, नीचे होती है आपकी राइट वाली। अब ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है आपका लिवर। लीवर। हाँ जी बेटा बोलिए, एनी क्वेश्चन? नथिंग। सो इसका रीजन आपका यहाँ पे होता है लिवर, क्योंकि राइट हैंड साइड पे यू हैव अ लिवर ना, तो लिवर को एकोमोडेट करने के लिए आपकी जो किडनी होती है उसने इवोल्यूशन ने क्या किया, उसे थोड़ा सा नीचे कर दिया राइट वाली को। तो ये चीज याद रखना, दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन योर बॉडी। अब आप मुझे बता दो कि यार ये किडनी के ऊपर एक स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, आपको क्या लगता है क्या होगा? किडनी के ऊपर कुछ बना हुआ है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एड्रेनल ग्लैंड। अब तो मुझे लग रहा है कि आपके सामने मैंने अगर माउस की भी किडनी रख दी तभी तुम बता दोगे मुझे कि इसके ऊपर क्या है। बहुत बढ़िया। सो विल फाइंड दैट इज गोइंग टू बी योर एड्रेनल ग्लैंड ओवर हियर।
हार्मोन भी याद रख लेना। अच्छा, अगर इतना बता सकते हो तो इतना भी बता दो कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये बीच वाला पार्ट क्या होता है? मेडुला मेडुला बहुत बढ़िया, यस। हाँ जी, क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और बाहर वाला पार्ट? कॉर्टेक्स क्या बात है, यस, इज कॉर्टेक्स। ठीक है, तो याद रखना, यू हैव अ पेयर ऑफ किडनी, यू हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर, ब्लैडर एंड देन यू हैव अ यूरेथ्रा। अब एक कुछ चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा और ये बार बार रिपीट करूंगा। यूरेटर और ब्लैडर में किडनी स्टोन फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। जो आपको जितने भी केसेस मिलते हैं किडनी स्टोन के, जनरली किडनी स्टोन आपको काफी बार, वेरी ऑफन यू गेट टू से देम फॉर्मिंग इन द यूरेटर, और काफी बार किडनी स्टोन आपका ब्लैडर में भी आपको बनते हुए दिख जाता है। सो ब्लैडर एंड यूरेटर आपकी वो दो जगह बन जाती है जहां पे आपको किडनी स्टोन काफी कॉमनली दिख जाते हैं, राइट। सो दीज आर टू लोकेशन जहां पे किडनी स्टोन बनते हैं। ये हम वापस आगे देखेंगे जब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे, बट याद रखना ना। अब यहाँ पे बात की है लोकेशन ऑफ द किडनी की। सो ईच किडनी नॉर्मली हैज, ईच इंडिविजुअल हैज नॉर्मली टू किडनीज लोकेटेड लैटरली, साइड वाइज होती है ऑन द इधर साइड ऑफ द वर्टेबल कॉलम। ये लैटरली आपकी लगी होती है ऑन द बोथ द साइड ऑफ द वर्टेबल कॉलम एट अ लेवल ऑफ T12 L1 L2। अभी T12 L1 L2 क्या मालूम है? ये वर्टेब्रा है आपके। ये T12 L1 L2 आ रहे हो वर्टेब्रा। T12 मतलब आपका थोरैसिक वर्टेब्रा, दैट्स अ थोरैसिक वर्टेब्रा नंबर 12। ठीक है। L1 मतलब आपका हो गया ये लंबर वर्टेब्रा नंबर 1, लंबर वर्टेब्रा नंबर 1। और L2 मेरा यहाँ पे हो गया लंबर वर्टेब्रा नंबर 2। तो याद रखना कि आपके जो वर्टेबल कॉलम होता है उसके रेंज के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे बना के रखा हुआ, उन्होंने बताया, उसको यूज करके उन्होंने बताया आपको कि ये किडनी मुझे कहाँ मिलेगी। तो अगर आप वर्टेबल कॉलम को अगर आप देखोगे तो इस लेवल के ऊपर जहां पे आपका थोरैसिक 12th है, लंबर 1 है और लंबर 2 है, उस रीजन के अंदर आपको ये किडनी देखने के लिए आपको मिल जाती है। एट दैट लेवल यू विल गेट टू सी द किडनी ओवर देयर। तो इस लेवल पे आपको किडनी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। In the human kidney, in human, the right kidney is slightly lower level than the left kidney. ये मैं बता चुका हूँ आपको। Mammalian kidney is bean shaped, बिल्कुल हमने देखा था। Dark brown color with a tough fibrous connective tissue covering called as a capsule. तो याद रखिएगा, आपकी जो किडनी होती है उसके आसपास आपको एक टफ लेयर मिलेगी कवरिंग की। आपको एक टफ लेयर मिलती है कवरिंग की, और उस टफ लेयर को हम बोलते हैं यहाँ पे कैप्सूल। सो एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपको मिलता है। याद रखना, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मिलती है आपको, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ कैप्सूल। सो आउटर कवरिंग अगर आपसे कोई पूछे क्या मेरी आउटर कवरिंग किससे बनी हुई होती है किडनी की, तो आपने बोलना है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। आप बोलेंगे यहाँ पे इट इज मेड अप ऑफ माई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माई कैप्सूल। उसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ कैप्सूल। दैट इज समथिंग आई विल कॉल इट एज अ कैप्सूल। सो इतना याद रखना है इसके अंदर कि कैप्सूल इज द आउटर कवरिंग ऑफ योर किडनी। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप ह्यूमन किडनी अगर आप देखोगे तो राइट वाली थोड़ी सी नीचे है। अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखोगे तो राइट वाली जो आपकी यहाँ पे, दिस इज द राइट वन, ये राइट वाली यहाँ पे है, मैं कलर चेंज करता हूँ। वो अगर आप उसे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो राइट वाली आपकी थोड़ी सी यहाँ से नीचे आएगी कंपेयर टू द लेफ्ट वन। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर। ठीक है। तो इतना तो पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि किडनी कहाँ पे आ रही है, कौन से कलर की होती है। कलर तो याद रह जाएगा, और जो आउटर कवरिंग होती है वो आपका होता है यहाँ पे कैप्सूल का कवरिंग। दैट आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैप्सूल। नाउ लेंथ भी हमें याद रखना है। ये सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में देख रखी है, इसलिए आपको ये याद रखनी पड़ेगी। ईच किडनी इज गोइंग टू हैव अ 10 सेंटीमीटर उसका होगा लेंथ, 5 सेंटीमीटर उसका होगा ब्रेथ, और 3 सेंटीमीटर होगा वहां पे थिकनेस। याद रखना, हर एक जो किडनी यहाँ पे होती है उसका जो लेंथ होता है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ उसकी होती है अराउंड 5 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस होती है वो आपकी होती है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर जितनी। इसका जो वजन होगा वो होगा अराउंड 125 टू 170 ग्राम इन द एडल्ट्स, राइट। एक और चीज, लैटरल सरफेस ऑफ द किडनी आर कॉन्वेक्स व्हाइल द मीडियल सरफेस इज गोइंग टू बी कॉन्वेक्स। इसको हम देखते हैं, इसको हम पिक्चर के थ्रू देखेंगे। देखो यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे किडनी दिख रही है। ये जो अंदर वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला जो मेरा पार्ट है यहाँ पे, दैट इज माय कॉनकेव। दिस इज माय कॉनकेव, दैट इज माय कॉनकेव वाला रीजन, राइट। और ये जो बाहर वाला जो मेरा पार्ट है यहाँ पे, दिस पार्ट इज माय कॉन्वेक्स। दिस इज योर कॉन्वेक्स। एक तो एक चीज यहाँ पे याद रखो, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि आपके किडनी के अंदर आपको ब्लड सप्लाई काफी मिल जाएगा।
आपको ब्लड सप्लाई किडनी के अंदर काफी अच्छे से जाता हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा. सो यू कैन सी ओवर द रेनल आर्टरी. ये आपको यहाँ पे दिख रही है कि अंदर जा रही है, राइट. सो ब्लड सप्लाई काफी अच्छा होता है किडनी के पास. सो रेनल आर्टरी अंदर जा रही है, आपका रेनल वेन बाहर आ रहा है. याद रखना, आर्टरी अंदर जा रही है, वेन बाहर आ रहा है. और यू ऑल्सो हैव अ यूरेटर, वो भी आपका किडनी से बाहर आ रहा है. ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा. रेनल आर्टरी अंदर जा रही है, ये ब्लड वेसल है आपकी जो किडनी के अंदर जा रही है. रेनल वेन आपकी बाहर आ रही है, और उसके साथ साथ मेरा यूरेटर जो यहाँ पे है वो भी मेरा किडनी से बाहर आ रहा है. और ये जो रीजन है जहां से ये लोग अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, ये जो रीजन मेरा जो यहाँ पे होता है, इस रीजन को मैं बोलता हूं यहाँ पे एज अ, दिस एरिया इज कॉल्ड एज माई हीलम. दिस एरिया इज कॉल्ड एज माई हीलम. तो याद रखना, हीलम वो जोन है या वो आपका नॉच है जहां से मेरी ब्लड वेसल्स अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं. याद रखना, कल उठ के तुम्हें कोई पूछता है कि यार हीलम क्या है, तो याद रखना ये वो आपका एरिया होता है, ये आपका वो जोन होता है जहां से मेरे ब्लड वेसल्स अंदर जा रहे हैं या मेरे बाहर निकल रहे हैं, और मेरा यूरेटर यहां से बाहर निकलता है. सो दिस जोन ओवर देयर इज कॉल्ड एज माई हीलम. सो दिस नॉच इज कॉल्ड एज योर हीलम. तो याद रखना, कौन सा ब्लड वेसल अंदर जा रहा है, कौन सा बाहर निकल रहा है, और उसके साथ यूरेटर तो बाहर ही निकल रहा है. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. एक और चीज याद रख लो कि नर्व्स भी आपकी यहां से ही अंदर जाती हैं. आपके किडनी के तरफ कई सारी नर्व्स जाती है ब्रेन से आती हुई, तो कई सारी नर्व्स जो अंदर जा रही होती है वो भी हीलम से ही अंदर जा रही होती है. सो दिस नॉच और दिस एरिया इज कॉल्ड एज योर हीलम. तो क्या आपको हीलम यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द हीलम पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. याद रखना, प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली, दैट यहाँ से आपकी ब्लड वेसल अंदर बाहर जा रही है, यूरेटर बाहर आ रहा है, और आपकी नर्व्स भी यहाँ से अंदर जा रही होती है. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. पीछे आते हैं हम लोग यहाँ पे. तो याद रखना, व्हाट इज माय कॉनकेव एंड व्हाट इज माय कॉन्वेक्स ओवर हियर. ऑन द कॉनकेव मार्जिन ऑफ द किडनी लॉन्जिट्यूडनल ओपनिंग कॉल्ड हीलम इज प्रेजेंट. तो इन्होंने बोल दिया कि कॉनकेव वाला जो साइट है वहां पे आपको हीलम देखने के लिए आपको मिल जाएगा. थ्रू दिस रेनल आर्टरी नर्व एंटर while renal vein and ureter leave the kidney. ये हिलम में से ही आपकी कुछ चीजें अंदर जा रही है और कुछ चीजें वहां से बाहर निकल रही है. सो वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ. ठीक है. द hilum leads to a funnel shaped space called as a renal pelvis. ठीक है, ये चीज भी देखते हैं ये क्या है हमारी यहाँ पे. अब देखो, ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप किडनी को ऑब्जर्व करोगे, जब भी मैं आपके सामने किडनी रखूंगा, तो आपको कुछ एरिया मिलेगा जो काफी लाइट होगा और कुछ एरिया आपको दिखेगा यहाँ पे जो काफी डार्क होगा. ठीक है. जो लाइट वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया होता है, जो लाइट वाला जो एरिया होगा वो काफी आपको कोने कोने में मिलेगा. सो लाइट वाला एरिया विल बी सीन इन द पेरिफेरी. ठीक है, दिस एरिया जो आपको थोड़ा लाइट दिखेगा अंडर द नेकेड आई, वो आपका होगा पेरिफेरी के अंदर. और जो लाइट वाला जो मेरा एरिया यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ पे एज अ कॉर्टेक्स. दिस एरिया इज कॉल्ड एज माई कॉर्टेक्स. तो हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि मेरा किडनी का जो पेरिफेरी वाला एरिया होता है या जो मेरा बाहर के साइड वाला जो एरिया होता है, दैट इज समथिंग आई कॉल इट एज अ कॉर्टेक्स. उसको मैं यहाँ पे बोलूंगा एज अ कॉर्टेक्स. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, जब मैं अंदर आता हूँ, जब मैं नीचे के साइड आता हूँ, सो दैट नीचे वाला एरिया जो अंदर आप जा रहे हो, अगर मैं अंदर और डेप्थ में जाऊंगा, सो अंदर डेप्थ वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया होगा, समझो यहां से लेके यहां तक वाला एरिया, दिस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माई मेड्यूला. इस एरिया का मैं बोलता हूं यहाँ पे एज योर मेड्यूला. तो याद रखना, जो बाहर वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया है उसे मैं कहता हूँ यहाँ पे कॉर्टेक्स, और जो मेरा जो डेप्थ वाला जो यहाँ पे एरिया होता है उसे मैं कहता हूँ यहाँ पे मेड्यूला. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स में आपको डिवाइड करना आना चाहिए. सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. ये आपकी लेबलिंग से आपको मालूम होना चाहिए. जरा मैं कॉर्टेक्स को थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ. हाँ, ये यहाँ तक आप करेगा यहाँ पे कॉर्टेक्स. दिस एरिया इज गोइंग टू बी योर कॉर्टेक्स यहाँ तक, एंड उसके नीचे जो मुझे एरिया मिल रहा है दैट इज माई मेड्यूला. क्या मेडुला और कॉर्टेक्स आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द मेडुला कॉर्टेक्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज याद रखना कि मेडुला वाला रीजन अगर तुम देखते हो या तुम्हें कोई देता है कि यार मेडुला वाला रीजन जरा देखो यहाँ पे, देन क्या दिखेगा यहाँ पे? आपको यहाँ पे कुछ पिरामिड्स दिखेंगे. यू विल गेट टू सी सम पिरामिड्स ओवर हियर. और ये जो पिरामिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक पिरामिड आपको यहाँ पे बन रहा है, राइट. ये आपको पिरामिड यहाँ पे दिख जाएगा. अब ये जो पिरामिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन पिरामिड को हम बोलते हैं यहाँ पे रेनल पिरामिड. कुछ अलग नहीं है. दे आर कॉल्ड एज माय रेनल पिरामिड. सो ये आपको मिलेंगे देखने के लिए. सो यू विल गेट टू सी रेनल पिरामिड ओवर हियर. कई सारे आपको रेनल पिरामिड आपको किडनी में दिख जाएंगे. ये भी आपको
काफी क्लियरली दिख जाते हैं। आप एक किडनी निकाल के देख लो रैट की, राइट, एंड यू विल गेट टू सी ऑल दोस थिंग्स, राइट। अगर आपके स्कूल में किसी ने रैट का डिसेक्शन किया था या फ्रॉग का किया था, देन दे वुड हैव बीन एबल टू सी द किडनी, राइट। सो वहां पे आपको रेनल पिरामिड देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाता है। ओके, अब एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपका नेफ्रॉन जो होता है ना वो कॉर्टेक्स और मेडुला वाले एरिया में आपको मिलेगा। नेफ्रॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ योर किडनी, और नेफ्रॉन जो आपको मिलता है वो आपको कॉर्टेक्स और मेडुला वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब नेफ्रॉन के अंदर आपको यूरिन बनता है, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आपका जो नेफ्रॉन होता है वहां पे आपका यूरिन बनेगा। इसे हम वापस से ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन हमने पढ़ना तो है ही, बट नेफ्रॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ योर किडनी और यहाँ पे आपका यूरिन बनता है। अब याद रखना, जब यूरिन बनता है ना तो उसको आप बनाने के बाद उसको आपको बॉडी के बाहर निकालना है। तो बॉडी के बाहर निकालने के लिए वो एक पैसेज फॉलो करेगा, वो एक पाथवे फॉलो करेगा। तो जब मेरा यूरिन यहाँ पे बन जाता है, जब मेरा यूरिन नेफ्रॉन में बनता है, तो सबसे पहले ये जाएगा इनटू द कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये आपका जाएगा इनटू द कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ये आपका जाएगा। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन। अब कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद वहां से कहां पे जाएगा मेरा यूरिन? वहां से जाएगा एक एरिया के अंदर जिसे मैं कहता हूं रेनल पैपिले। रेनल पैपिले। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि ये मेरा पाथवे क्या है, यूरिन मेरा कैसे पहुंचेगा मेरे ब्लैडर तक। मेरा जो यूरिन बन रहा है नेफ्रॉन के अंदर वो ब्लैडर तक कैसे जा रहा है, वो पाथवे आपको याद रखना है। तो पहले वो आया इन द कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, फिर वो आता है रेनल पैपिले के अंदर, और वहां से फिर वो आएगा इनटू अ रीजन नोन एज योर माइनर कैलिक्स। इट विल गेट इनटू योर रीजन ऑफ योर माइनर कैलिक्स। ये जो आपका पूरा सीक्वेंस है ये आपको याद रखना होता है। ये सीक्वेंस भी आपको क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। इसलिए अभी हम ये देखते हैं ये है कहां पे। लेट्स ट्राई टू सी देम। अब इस पिक्चर के अंदर फॉलो करना मेरे ब्लू कलर के मार्कर को। देखो यहाँ पे आपका है कलेक्टिंग डक्ट, राइट। कलेक्टिंग डक्ट आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद यह पेपिलरी डक्ट, राइट, जिसे हम इवन कहते हैं रेनल पैपिल है। वो आपको मिलेगा बिल्कुल नीचे अंडर द कलेक्टिंग डक्ट। सो अंडर द कलेक्टिंग डक्ट यू कैन कॉल इट एज अ पैपिलरी डक्ट और रेनल पैपिले, कुछ भी आप कह सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है पैपिलरी डक्ट, तो हम उसे वही बोलते हैं। अब पैपिलरी डक्ट क्या करेगा ना, पैपिलरी डक्ट ने क्या करना है, सो लेट मी टेल यू। समझो ये है मेरा कलेक्टिंग डक्ट, समझो ये है मेरा यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मेरा यहाँ पे ये प्रेजेंट है। उसके बिल्कुल नीचे मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा पैपिलरी डक्ट, बिल्कुल उसके नीचे कनेक्शन में मेरा मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए मेरा पैपिलरी डक्ट। I'll just write PD over here. और पैपिलरी डक्ट क्या करेगा, ये आपके यूरिन को भेजेगा आपके स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज के अंदर, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे माइनर कैलिक्स। तो ये एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेट मी यूज ब्लू कलर। ये जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस एरिया, दिस स्मॉल एरिया ओवर हियर, दैट इज माय माइनर कैलिक्स। अब माइनर कैलिक्स क्या करते हैं, 3-4 माइनर कैलिक्स इकट्ठा होंगे एंड विल फॉर्म अ मच मोर बिगर एरिया। उसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ मेजर कैलिक्स। तो एक माइनर कैलिक्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये सब इकट्ठा होंगे एंड दे विल फॉर्म अ बिगर एरिया, एंड दैट बिगर एरिया ओवर हियर। तो ये सारे माइनर कैलिक्स मेरे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, राइट। दिस आर ऑल माइनर कैलिक्स यहाँ पे इकट्ठा होंगे एंड दे विल फॉर्म अ बिगर एरिया, एंड दैट बिगर एरिया इज कॉल्ड एज माय मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स अल्टीमेटली बनाता है मच मोर वाइडर एरिया। इट विल गेट इनटू अ मच मोर बड़ा स्पेस के अंदर, एंड वो जो स्पेस होगा वो होगा मैंने यहाँ पे रेनल पेल्विस। और यूरिन यही पाथवे को फॉलो करेगा। तो आपका यूरिन पहले आता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और वहां से फिर वो जाएगा इन द पैपिलरी डक्ट, देन माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, एंड देन रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस के बाद जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपका यूरिन आ जाता है आपका यूरेटर के अंदर। फ्रॉम देयर इट विल गेट इनसाइड द यूरेटर। और एक बार वो यूरेटर के अंदर आ गया, देन वहां से वो आ जाएगा आपका ब्लैडर के अंदर। सो वहां से आपका सिंपली आएगा ब्लैडर के अंदर। तो ये जो पाथवे है, मैं इस पे टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ थोड़ा ज्यादा, क्योंकि आपको पाथवे ये याद हो जाए। कलेक्टिंग डक्ट के बाद आता है पेपिलरी डक्ट, देन आपको याद रखना है माइनर कैलिक्स, माइनर के बाद आएगा मेजर, देन यू हैव अ रेनल पेल्विस, एंड देन यू विल हैव द यूरेटर। तो ये पाथवे आपका होता है यूरिन का। सो दैट इज द पाथवे आपका यूरिन फॉलो करेगा। तो क्या आपको ये पाथवे समझ आ रहा है यूरिन ड्रेनेज का? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये आपका यूरिन फॉलो करके आपका आएगा यूरेटर के अंदर। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब अगर आपको ये पता चल जाए, फिर आप एक काम करो,
एक काम करिए, आप मुझे इसका सीक्वेंस बता दीजिए कि पहले कौन सा आ रहा है। अगर मुझे सीक्वेंस बताना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, तो इनमें से पहले मेरा कौन सा आएगा बताइए, अनम्यूट करके फटाफट। Collecting duct. ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट आपके हिसाब से आएगा पहले। ठीक है, उसके बाद Renal papilla. ठीक है, आपके रेनल पैपिले। ठीक है, उसके बाद Minor calyx. ठीक है, उसके बाद Major calyx. ऑलराइट, और उसके बाद Renal pelvis. ठीक है, रेनल पेल्विस में आ गया। अब इसके बाद एक चीज मैंने लिखी नहीं भी, वो क्या होगी? रेनल पेल्विस के बाद क्या आएगा? Ureter. पेल्विस के बाद जो नेक्स्ट चीज मेरी यहाँ पे रहेगी, वो मेरी यहाँ पे रहेगी यूरेटर। तो यहाँ से मेरा जो आएगा यूरिन, वो आपका यूरेटर में आएगा। एंड यूरेटर से कहाँ पे आएगा फिर? Urinary bladder. बहुत बढ़िया, फ्रॉम दैट इट विल गेट इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब मैंने बार बार ये रिपीट ले कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। दैट्स व्हाई आई वांट टू एंश्योर दैट कि तुम्हें ये सीक्वेंस याद रहे यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो हम पीछे आते हैं, अब हम यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन लोगों ने। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन, राइट। सो याद रखना क्या है आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आपको मिलेगा पेरिफेरी के अंदर, मेडुला मिलेगा आपको नीचे अंदर वाली साइड के अंदर। सो इनर साइड विल बी द मेडुला, आउटर साइड विल बी द कॉर्टेक्स। और मेडुला के अंदर आपको कई सारे पिरामिड आपको दिख जाएंगे, जो भी आपको दिख रहे हैं दे आर ऑल माय रेनल पिरामिड। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ओके, नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो इज कि अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो किडनी होता है, द किडनी टिश्यू सराउंडिंग द pelvis is arranged in outer functional layer renal cortex and inner functional layer renal medulla। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो आउटर लेयर आपके यहाँ पे आपके कॉर्टेक्स और इनर लेयर आपके यहाँ पे मेडुला। प्रोजेक्शन ऑफ रेनल कॉर्टेक्स इनटू मेडुला इज टर्म्ड एज कॉलम ऑफ बर्टीनी। अब ये समझा तो ये है क्या, लेट मी यूज अ पिक्चर ओवर हियर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला पार्ट मेरा होगा कॉर्टेक्स। इतना पार्ट जो मेरा यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी द कॉर्टेक्स वाला पार्ट। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे वाला जो मेरा पार्ट है यहाँ पे दैट विल बी माय मेडुला। इसके नीचे वाला जो मेरा यहाँ पे पार्ट होगा यहाँ से लेके नीचे तक, दैट पार्ट ओवर देयर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय मेडुला। इतना तो आपको मालूम है। अब जो ट्रांजिशन जोन होता है जहां पे मेरा कॉर्टेक्स खत्म होता है और मेडुला चालू होता है, जहां पे मेरा कॉर्टेक्स खत्म होता है और मेडुला चालू होता है, उस एरिया को मैं बोलता हूं यहाँ पे एज अ कॉलम ऑफ बर्टीनी। सो दिस एरिया ओवर हियर, दिस एरिया जहां पे मेरा कॉर्टेक्स खत्म होगा और मेरा मेडुला चालू होगा, दिस एरिया इज कॉल्ड एज योर कॉलम ऑफ बर्टीनी। कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या ये वाला पार्ट समझ आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय कॉलम ऑफ बर्टीनी ओवर हियर? Yes, sir. Yes, sir. समझो ये इतना रीजन मेरा यहाँ पे कॉर्टेक्स का है। और कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछ लो डायरेक्टली। इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, समझो अगर ये मेरा यहाँ पे कॉर्टेक्स है एंड देन यू हैव उसके बाद मेरा अंदर वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में मेरा मिल रहा है यहाँ पे मेडुला। सो अज्यूम दैट दिस इज द मेडुला वाला पार्ट, राइट। सो जो ट्रांजिशन जहाँ पे हो रहा होता है ना, जहाँ पे मेरा कॉर्टेक्स खत्म होता है मेडुला चालू होता है, दिस पार्ट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कॉलम ऑफ बर्टीनी। दिस इज कॉल्ड एज माय कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसे संभाल लेना कि कॉलम बर्टीनी यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। अगर इस पे क्वेश्चन बनता है तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा, कोई ये लोग यहाँ पे घुमा फिरा के आपको नहीं पूछने वाले। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते नहीं करते लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो अच्छा एक चीज सोचो, तुमने ये तो पढ़ा है आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलासिस तुम लोगों ने पढ़ा है ना? याद आ रहा है? पढ़ा था हम लोगों ने। Yes, sir. सो एक बात आप सोचो यहाँ पे कि वहां पे आपकी एंटीबॉडीज टारगेट करती थी एंटीजन को और उसे मारती थी। तो अगर कोई आप किडनी को ला रहे हो बॉडी के अंदर, अगर आप किडनी को बाहर से किसी और की बॉडी में से अगर अपने बॉडी के अंदर ला रहे हो, देन वो टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता होगा या नहीं देता होगा? उसे देता है या नहीं देता? सोच लो। सर नहीं देता होगा तभी सर किडनी में, नहीं तो एंटीबॉडीज ने। सर किडनी भी तो मैच होनी चाहिए पहले।
हाँ, ये बात सही बोली आपने कि किडनी मैच होनी चाहिए। किडनी अगर मैच हो रही है तो आप करवा सकते हो, लेकिन समझो अगर किडनी तुम बाहर से ले रहे हो, बाहर की किडनी तो बाहर की होती है। हाँ चलो, मैच आपने करा लिया, आपने ले ली। और अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर आप मैच नहीं कराते हैं, राइट, और अगर आप किडनी लगवा रहे हो, आप किसी बाहर की, आप बाहर वाले की किडनी आप लगवा रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, आप बता दो मुझे। सर हमारी बॉडी से बनेंगे तो नहीं करेगी सर हमारी बॉडी से। बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब आपका इम्यून सिस्टम उसको जाके खत्म करना चालू करेगा, इट विल स्टार्ट अटैकिंग द किडनी। ठीक है, अब आप मुझे सॉल्यूशन बताओ। कंडीशन ये है कि आपने किडनी लगवानी, उस पर्सन के अंदर किडनी है बाहर की, आपने किडनी लगवा दी, लेकिन आप ये भी जानते हो कि उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप मुझे सॉल्यूशन बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सिर्फ बॉडी का ब्लड चेंज करा देंगे। इतना सारा ब्लड कैसे चेंज करोगे तुम? और ब्लड चेंज करोगे तो उससे क्या होगा? बोन मैरो तो वही रहेगा ना वहां पे, बोन मैरो में से नए ब्लड सेल बनते रहेंगे तुम्हारे खुद के। और क्या कर सकते हो? वैसे आइडिया अच्छा था, बुरा नहीं था। और क्या कर सकते हैं हम? तुम्हारा आंसर है ना, जो तुमने पढ़ाया गया था उसमें से तुम आंसर निकाल सकते हो। जो तुम्हें पढ़ाया गया था पहले अबाउट इरिथ्रोबायल फिटिलाइसिस, उसको ही सोच के आंसर निकालो, थोड़ा सोच के कि अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हो और मैच अलग है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? व्हाट यू विल बी डूइंग ओवर हियर, बताइए। सर जो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज हैं उनको डेड कर देंगे। कैसे? और उसके लिए तुम क्या यूज कर सकते हो यहाँ? इंजेक्शन। इंजेक्शन देंगे। किस चीज का? आरुषि, रिया बताओ, इंजेक्शन किस चीज का होगा? हमने कुछ टर्म यूज किया था, ये टर्म आपको याद रहना चाहिए, दैट इज योर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। ड्रग। कुछ याद आ रहा है आपको? ये टर्म हमने यूज किया था जब यस हम पढ़े थे सर। हमारा सर तो लास्ट। जो आपने बोला है हाँ बेटा, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ सर रिपीट कि आपका, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अगर आप कहीं पे, अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट अगर आप होते हुए आप देखते हो, तो जनरली होता क्या है, जिसको आप किडनी दे रहे होते हो ना, उसको आपको देना पड़ता है ये वाला ड्रग। यू हैव टू गिव दैट पर्सन अ ड्रग, एंड दैट ड्रग इज नोन एज माय इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। अब जब आप उस पर्सन के अंदर आप ये ड्रग दे रहे हो, ये जब आप उसको इंजेक्शन लगवा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उसके इम्यून सिस्टम को आप सप्रेस कर रहे हो, उसके इम्यून सिस्टम को आप कर रहे हो वहां पे सप्रेस कर रहे हो, उससे उसको काम करने से रोक रहे हो। और आपको ये करना पड़ेगा। करना आपको इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपने किडनी लगवाई है किसी और पर्सन की इस इंसान के अंदर, और आपकी बॉडी उसे रिजेक्ट कर सकती है। तो ये चीज आपको करनी पड़ती है। सो व्हेन यू गो फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांट, देयर इज अ वेरी लाइकली चांस कि आपको डॉक्टर रेकमेंड करेगा आपका इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देना, आपको वो चालू करेगा। इसका नुकसान क्या होगा? बताओ, इसका नुकसान क्या होगा? इतना तो आप बायोलॉजी समझ चुके हो, इसका नुकसान क्या होगा आपकी बॉडी के ऊपर? व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? सोचो सर जरा, और अगर मैं, हाँ बोलो। सर अगर कोई और भी इंफेक्शन बाहर से आएगा तो उसको भी इम्यूनिटी सिस्टम फेस कर पाएगा। वेरी ट्रू रिया, वेरी ट्रू, बिल्कुल सी आंसर है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है, अगर आपकी बॉडी में कोई बाहर से अगर बैक्टीरिया आ जाता है, देन उस टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहेगा, वो तो आपका काम नहीं कर रहा। सो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम उसको फाइट ही नहीं करेगा, बिकॉज आप तो ड्रग्स ले रहे हो, यू आर टेकिंग दोस ड्रग्स ताकि आप इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सको। तो ये एक यहाँ पे आपका होता है आपका प्रॉब्लम, या ये यहाँ पे एक आपका यहाँ पे कैच होता है, ये आपका नेगेटिव इफेक्ट होता है कि अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो, क्योंकि वो कराना कई बार जरूरी होता है, तो अगर आप करा रहे हो देन यू हैव टू टेक दोस ड्रग्स। लेकिन अगर आप वो ड्रग्स ले रहे हो, देन आपका इम्यून सिस्टम, राइट, यहाँ पे हो जाता है वीक, यहाँ पे हो जाता है कॉम्प्रोमाइज्ड। सो आपको यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। समझ आ रही है बात सबको जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यस यू? सर। यस सर। ये सब मालूम रहना चाहिए आपको, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि यार द सब्जेक्ट इज मच मोर देन याद करने की चीज। बायोलॉजी को लेके पता है एक नोशन है, इसमें तो सब याद ही करना होता है और तो कुछ है नहीं, बट ऐसा नहीं है। इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी एट सेपरेट लेवल्स ना, ये अलग अलग आप उसके जोन्स को जब आप समझते हो, देन यू रियलाइज कि इट इज मच मोर देन दैट। इट इज अ टॉपिक जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी मैटर करती है। ठीक है, तो याद रखना। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट स्टोरी, ये आपको कभी ना कभी आगे काम आएगी इन टर्म्स ऑफ नीट प्रिपरेशन। ठीक है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ मैमलिन किडनी आर योर नेफ्रॉन। सो आपके नेफ्रॉन आपको मिल जाते हैं, यू विल गेट टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन योर किडनीज। ठीक है,
यूरिन प्रोड्यूस बाय ईच नेफ्रॉन एम्प्टीज इनटू कलेक्टिंग डक्ट, हम ये जानते हैं। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आपका पास होता है थ्रू योर पेपिला एंड देन इनटू योर रेनल कैलिक्स, राइट। रेनल कैलिक्स से ये ड्रेन करेगा आपका इनटू योर रेनल पेल्विस के अंदर, और आप जानते हो वहां से वो जाएगा यूरेटर के अंदर, फिर वो आपका वहां से आएगा ब्लैडर के अंदर। तो ये सीक्वेंस तो हम लोग जानते हैं, हमने अभी भी ये से देखा है, राइट। सो याद रखना फंक्शनल यूनिट आपका रहेगा यहाँ पे हमेशा आपका नेफ्रॉन। सो लेट मी मेक अ नेफ्रॉन क्विकली ओवर है, फटाफट एक नेफ्रॉन बनाते हैं जो हमें बार बार बनाना पड़ेगा। सो अगर हम नेफ्रॉन यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे क्या बनेगा? अरे कोई इतना लेट कैसे हो सकता है? गुड इवनिंग बाय द वे। सो नाउ यू हैव अ नेफ्रॉन ओवर हियर, यू विल हैव द ऐसे कर्व आपको मिल जाएगा यहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर। And then you'll have some more ऐसा curving, and then in the end you will be having the collecting duct. You will be having your collecting duct over here. अब इसको थोड़ा हम लेबल करते हैं। लेबल करने के पहले यहाँ पे मैं कुछ बनाना चाहूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ कैपिलरीज बनाता हूँ मैं यहाँ पे। सो यू हैव सम कैपिलरीज इनसाइड दिस माउथ पार्ट के अंदर, एक बॉल ऑफ कैपिलरीज मुझे यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। अब मैंने इसे लेबल करना है, तो ये जो बाहर वाला जो मेरा यहाँ पे पार्ट है दैट इज माय बोमैन्स कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल, ये मेरा यहाँ पे होगा, मेरे यहाँ पे बोमैन्स कैप्सूल, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। जो बीच में जो मेरी कैपिलरीज है, जो मेरी ग्रुप ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे है, यही मेरी यहाँ पे ग्लोमेरुलस, दिस इज माय ग्लोमेरुलस, ठीक है। सर जब भी आपके सामने टर्म है ग्लोमेरुलस, आप दिमाग में ये टर्म बिठा लो, दे आर नथिंग बट माय बॉल ऑफ कैपिलरीज, बॉल ऑफ कैपिलरीज, ये जहन में बिठाई लो आप, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ये बड़ा काम आता है। दिस पार्ट इज माय पीसीटी, ये मेरा यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। ये जो पूरा जो मेरा लूप है यहाँ पे, इस लूप को हम कहते हैं यहाँ पे हेनलिस लूप, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा हेनलिस लूप। अब एक चीज यहाँ पे याद रख लो, जो हम वापस से आगे देखोगे आप, जितना लंबा मेरा हेनलिस लूप होगा उतना ही मेरा ज्यादा वाटर कंजम्पशन होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा, ठीक है। जितना लेंदी मेरा होगा हेनलिस लूप उतना ही ज्यादा मेरा वाटर कंजर्वेशन होगा, ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। सो मोर द लेंथ ऑफ हेनलिस लूप मोर द वाटर कंजर्वेशन, सिंपल चीज याद रखना हमेशा। अगर मैं आपको एक एनिमल देता हूं जिसका हेनलिस लूप बहुत लंबा है, देन आप समझ जाना ये एनिमल ऐसी जगह पे रहता है जहां पे पानी की होती है कमी, और इसलिए इसका हेनलिस लूप इतना लेंदी है, एंड दैट्स व्हाई यू विल फाइंड मोर वाटर कंजर्वेशन विल बी सीन इन दैट, राइट। तो जितना लंबा हेनलिस लूप उतना ज्यादा वाटर कंजर्वेशन। तो दिस इज ऑल माय हेनलिस लूप। देन दिस पार्ट over here, distal convoluted tubule, that is my distal convoluted tubule, that is my PCT, and this is my collecting duct, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा मेरा collecting duct। एक और चीज याद रखना कि होता क्या है कि एक नेफ्रॉन के पास खुद का कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर एक नेफ्रॉन को भगवान ने कलेक्टिंग डक्ट देके रखा हुआ है। होता यह है कि 4-5 नेफ्रॉन के लिए एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट होता है, याद रखना। तो ये नेफ्रॉन जो है आपका यहाँ पे, इसके साथ एक कलेक्टिंग डक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट ये सेम कलेक्टिंग डक्ट के अंदर दूसरे नेफ्रॉन भी अपना सामान डालेंगे। तो याद रखना ऐसा नहीं कि हर एक नेफ्रॉन को एक कलेक्टिंग डक्ट मिलता है, वैसा नहीं है। 4-5 नेफ्रॉन के पास होगा एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, राइट। तो जैसे यहाँ पे आपका ये है, इसके साथ और भी यहाँ पे कई सारे नेफ्रॉन यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे, तो ये चीज याद रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो नेफ्रॉन का एक हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ग्लोमेरुलस मिलेगा, आपको मिलेगा बोमैन कैप्सूल, से एक माउथ वाला पार्ट होगा, माउथ वाले पार्ट के बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे ग्लोमेरुलस। देन आपको यहाँ पे दिखेगा आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, देन यू हैव अ डीसीटी यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको ये पूरा लूप दिख रहा है, दिस कंप्लीट लूप ओवर हियर, दिस कंप्लीट लूप, दिस लूप ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय हेनलिस लूप। जितना लंबा हेनलिस लूप उतना ज्यादा वाटर कंजर्वेशन, एंड देन इन द एंड यू विल हैव द कलेक्टिंग डक्ट। अब आप मुझे बता दो कि कलेक्टिंग डक्ट के नीचे मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा? कलेक्टिंग डक्ट के नीचे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? रीनल पेल्विस, डायरेक्ट पेल्विस, डायरेक्ट पेल्विस। पहले क्या आएगा? बहुत चीज आएगी, बिल्कुल सही, यस। अंडर दिस आई विल बी फाइंडिंग देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ माय पैपिलरी डक्ट। इसके नीचे मुझे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए मेरा पैपिलरी डक्ट,
एंड देन धीरे धीरे करके आप नीचे जाओगे, और वो सब पूछ नहीं रहा, बट याद रखना, देन यू विल हैव योर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, देन यू विल हैव अ रेनल पेल्विस। ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपके यहाँ पे नेफ्रॉन हो गया। अब इसको हमें थोड़ा और समझना है, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम इन मच मोर डिटेल। तो ये है आपका नेफ्रॉन जो आपको यहाँ पे पिक्चर में बना के दिया हुआ है। अब एक चीज मैं चाहूंगा कि आप लोग याद रखें, यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका ग्लोमेरुलस प्लस योर बोमैन्स कैप्सूल। यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका ग्लोमेरुलस प्लस बोमैन्स कैप्सूल। इस एरिया को जहां पे आपको ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल आपको दिख रहा है, इस एरिया को, इस रीजन को हम बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज माय माल्फिजियन कॉर्पसेल्स। माल्फिजियन कॉर्पसेल्स। याद रखना, जब भी आपके सामने कोई आके बोलेगा कि व्हाट इज माय माल्फिजियन कॉर्पसेल्स, तो आप बोलेंगे माल्फिजियन कॉर्पसेल्स विल हैव बोमैन्स कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। So Bowman's capsule plus glomerulus is called as your Malpighian corpuscles. इसको कहा जाता है एज अ Malpighian corpuscles। तो क्या ये वाला पार्ट याद रहेगा आपको? क्या ये टर्म याद रहेगा आपको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. आई होप सबको समझ आ रहा है। Yes, प्रीति, Yes, sir. रूपा, सिल्की, रिया, गुंजन, ऑल ऑफ यू, राइट, जिनके मुझे नाम याद आ रहे हैं मैं उनके नाम ले रहा हूँ, बट ऑल ऑफ यू, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. all super important terms which you have to know। ठीक है, तो these are my Malpighian corpuscles। और याद रखना, इसमें आपके मिलते दो चीजें, बोमैन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। तो इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं यहाँ पे Malpighian corpuscles, राइट। और उसके बाद आपको मिलेगा, आपका यहाँ पे पीसीटी आपको मिल जाएगा, आपका मिलेगा यहाँ पे आपका डीसीटी आपको मिल जाएगा, एंड आपको मिलेगा आपका हेनलिस लूप। यू विल आल्सो गेट टू सी योर हेनलिस लूप ओवर हियर। इन सबको हम कलेक्टिवली कहते हैं यहाँ पे Malpighian ट्यूब्यूल। इस सबको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ Malpighian ट्यूब्यूल। ठीक है, तो याद रखना, Malpighian ट्यूब्यूल के अंदर आप क्या क्या, सो अगर आपको कोई बोलता है व्हाट इज Malpighian ट्यूब्यूल, तो आप बोलोगे इसके अंदर आता है आपका पीसीटी, डीसीटी एंड इवन योर हेनलिस, इवन आपका यहाँ पे हेनलिस लूप आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, so PCT, DCT, Henle's loop are the three things I'll get to see in the Malpighian tubule। Malpighian corpuscles के अंदर आपका आता है Bowman capsule and glomerulus। ठीक है, तो ये याद रखना, that is one thing I want all of you to remember। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में आपको दिखेगा, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे पिक्चर, तो यहाँ पे आपको Bowman's capsule यहाँ पे बना के रखा हुआ है मैंने, ग्लोमेरुलस आपको यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये कि यार ये बन कैसे रहा है ग्लोमेरुलस यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो याद रखेगा हमेशा कि आपके किडनी में एक ब्लड वेसल आ रही थी, किडनी के अंदर आपके एक ब्लड वेसल आ रही थी, उस ब्लड वेसल का नाम क्या था जो किडनी के अंदर जा रही थी? क्या नाम था उसका, बताओ। Renal artery. बिल्कुल सही, बहुत सही आंसर है पारुल आपका, रेनल आर्टरी। यस, दैट वाज माय रेनल आर्टरी। सो रेनल आर्टरी आपकी एंटर करती है किडनी के अंदर, भूलना नहीं है आप लोगों ने, अभी 2 स्लाइड पहले हमने देखा था, रेनल आर्टरी एंटर करती है और रेनल वेन आपकी बाहर निकल रही होती है। सो रेनल आर्टरी विल बी एंटरिंग इनसाइड द किडनी। अब जब ये किडनी के अंदर एंटर होती है ना, तो अल्टीमेटली ये ब्रांच करेगी, इसके कई सारे ब्रांचेस बनेंगे, और एंड में ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द एफरेंट आर्ट्रियोल्स। इट विल फॉर्म योर एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये टर्म याद रखना। सो एफरेंट आर्ट्रियोल्स अल्टीमेटली बनता है आपके रेनल आर्टरी में से। सो रेनल आर्टरी अंदर जाएगी, राइट, और उसके बाद वो ब्रांच आउट करेगी, और ब्रांच आउट करके वो सबसे छोटी आर्ट्रियोल बनाएगी, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल। और एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है, एफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाएगा एंड इट विल फॉर्म योर ग्लोमेरुलस। यही आपका आगे जाके बनाता है आपका, इट विल फॉर्म द बॉल ऑफ कैपिलरीज एंड दैट बॉल ऑफ कैपिलरीज is called as my glomerulus। तो ये बात आपको समझनी है कि efferent arterioles will get inside the Bowman capsule और वहां पे they will form the glomerulus। तो यहां पे इसको इस तरीके से देखो, ये है मेरी यहाँ पे efferent arterioles, ये मेरी बनी थी फ्रॉम द रेनल आर्टरी में से। ठीक है, सो याद रखना, किडनी के अंदर जा रहा है आपका रेनल आर्टरी, वो ब्रांच आउट करके बनाएगा आपका efferent arterioles, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स जाएंगी और
ये बनाएंगे आपका यहाँ पे ग्लोमेरुलस, सो दे विल गेट इनसाइड। तो देखो ये आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये आपकी यहाँ पे आ रही है और वो आपका बना रही है यहाँ पे आपका बॉल ऑफ कैपिलरीज, एंड दिस बॉल ऑफ कैपिलरीज इज नथिंग बट माय ग्लोमेरुलस। तो मैं कह सकता हूँ कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स विल गेट इनसाइड द माउथ ऑफ द बुमैन कैप्सूल, ये बुमैन कैप्सूल के माउथ में जाके दे आर फॉर्मिंग द ग्लोमेरुलस ओवर देयर। ठीक है, दे आर फॉर्मिंग द ग्लोमेरुलस ओवर देयर। क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? क्या ये 2 स्लाइड्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 2 स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट, जबरदस्ती यस नहीं बोलना है। अगर समझ नहीं आ रहा देन बोल दो कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, रिपीट कर दो, मैंने वापस रिपीट कर देना है। सो प्लीज गो अहेड एंड टेल मी अगर समझ नहीं आ रहा तो। क्लियर है यहाँ तक? पक्का आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स आपके यहाँ पे बनाएंगे आपके यहाँ पे ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस क्या करता है ना, वो भी कुछ बनाता है। सो मेरी आर्ट्रियोल्स अंदर गई, उन्होंने बनाया ग्लोमेरुलस, एंड द सेम ग्लोमेरुलस आप कुछ और बना के देगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय इफरेंट आर्ट्रियोल्स। इसने बनाना है वहां पे इफरेंट आर्ट्रियोल्स, जो मेरा बाहर आ रहा होगा फ्रॉम द वुमेन कैप्सूल। ये मेरा वुमेन कैप्सूल से बाहर आ रहा होगा। सो जो मेरी ब्लड वेसल बाहर आ रही होती है, जो मेरी ब्लड वेसल वुमेन कैप्सूल से बाहर आ रही होती है, उसे मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ इफरेंट आर्ट्रियोल्स। याद रखना, ग्लोमेरुलस अल्टीमेटली मेरा बनाएंगे यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल्स। दे विल बी फॉर्मिंग माय इफरेंट आर्ट्रियोल्स। और ये आपका वुमेन कैप्सूल से बाहर आ रहा होगा। रखना, दे विल बी कमिंग आउट ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल। ये उसमें से बाहर आ रहा होगा। ठीक है, दे विल बी कमिंग आउट। अब आप मुझे थोड़ा देख के बताओ, सब लोग थोड़ा यहाँ पे देख के बताइए यहाँ पे, राइट, कि जब मेरा ग्लोमेरुलस में से इफरेंट आर्ट्रियोल बाहर आ रहा है और मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर जा रहा है, सो एफरेंट आर्ट्रियोल इज गेटिंग इनसाइड, इफरेंट आर्ट्रियोल इज कमिंग आउटसाइड। आप मुझे बताओ कि क्या इन दोनों के डायमीटर में आपको यहाँ पे फर्क दिख रहा है? कैन यू सी दैट चेंज इन द डायमीटर? क्या आपको डायमीटर में यहाँ पे फर्क दिख रहा है? Yes, sir. दोनों के डायमीटर में आपको यहाँ पे फर्क दिख रहा है। किसका डायमीटर ज्यादा बड़ा है? Artiole का. एफरेंट आर्ट्रियोल का, बिल्कुल सी। एफरेंट आर्ट्रियोल डायमीटर यहाँ पे ज्यादा बड़ा है और इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर यहाँ पे आपका है थोड़ा छोटा। अब ये जो डिफरेंस आपको है ना, ये गलती से नहीं बनाया है, ये बनाया गया है। ये डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो याद रखना, इफरेंट आर्ट्रियोल्स विल हैव अ स्मॉलर डायमीटर एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स विल हैव अ लार्जर डायमीटर। इसका एडवांटेज होता है ड्यूरिंग योर फिल्ट्रेशन। इसका एडवांटेज होता है आपका यूरिन फॉर्मेशन के दौरान। अभी हमने यूरिन फॉर्मेशन चालू नहीं किया है, लेकिन जब हम चालू करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि इसका एक यहाँ पे सिलेक्टिव एडवांटेज होता है। यू विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव एडवांटेज जब आप पढ़ते हो यहाँ पे आपका इसके व्हेन यू अंडरस्टैंड यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, सो याद रखना, इतना आपको यहाँ पे याद रखना, दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो। तो क्या ये वाला स्लाइड और ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस 2 स्लाइड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल्स, राइट। अब आपके सामने यहाँ पे नेफ्रॉन है, ये कि आपको नेफ्रॉन यहाँ पे दिख रहा है, और एक और नेफ्रॉन मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया हुआ है। एक और नेफ्रॉन आपका यहाँ पे ये है। तो ये नेफ्रॉन समझो मेरा नेफ्रॉन नंबर बी, और ये वाला जो नेफ्रॉन है मेरा, ये है मेरा नेफ्रॉन नंबर, या नेफ्रॉन को इसे मैं नाम देता हूँ नेफ्रॉन एज अ नेफ्रॉन ए। अब मुझे ये बताओ कि ए एंड बी में से कौन से नेफ्रॉन के अंदर हेनलीस लूप काफी डेप्थ तक जा रहा है? ए वाले के अंदर जा रहा है या बी वाले में जा रहा है? बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है कि बी वाला जो मेरे यहाँ पे हेनलीस लूप है वो काफी डेप्थ तक मेरे यहाँ पे जा रहा है, राइट। तो अगर आप मुझे कह रहे हो कि बी वाला जो हेनलीस लूप है वो काफी डेप्थ तक जा रहा है, काफी लंबा है हेनलीस लूप, और वो काफी नीचे तक यहाँ पे जा रहा है, मेडुला के काफी डेप्थ तक ही जा रहा है और काफी लंबा है, तो अगर मैं आपको पूछूं ए और बी नेफ्रॉन के अंदर कौन सा नेफ्रॉन ज्यादा वाटर कंजर्वेशन में मेरी हेल्प करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? राइट। और आपने ये जो बी आंसर मुझे बोला है, ये आपने क्या स्कूल ऑफ थॉट से बोला है कि बी आपका ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा? क्यों आपने ये बोला है? क्योंकि रूल आपका ये है, बिल्कुल सही रूल आपका यहाँ पे है कि अगर आपका हेनलीस लूप ज्यादा डीपर जा रहा है, या अगर आपका हेनलीस लूप का लेंथ ज्यादा है, देन ज्यादा वाटर यहाँ पे कंजर्व होगा, तो ज्यादा यहाँ पे आपका वाटर कंजर्व होगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये आपको याद रखना है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक चीज याद रखना कि ये जो नेफ्रॉन आपके सामने है, जिसका जो हेनलीस लूप है, ये आपका काफी डेप्थ तक जा रहा है मेडुला के। जब मैं कह रहा हूँ कि डेप्थ में जा रहा है, सो इन द डेप्थ ऑफ द मेडुला के डेप्थ तक आपको यहाँ पे हेनलीस लूप यहाँ पे जा रहा है। और ये जो नेफ्रॉन आपके सामने है, इस नेफ्रॉन को बोलूंगा यहाँ पे एज अ
juxtamedullary nephron. That is called as my juxtamedullary nephron. So this nephron is called as my juxtamedullary nephron. और याद रखना आपके बॉडी में भी ये नेफ्रॉन आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उनका जो अमाउंट होता है वो होता है अराउंड 15%. सिर्फ 15% आपको देखने के मिलता है आपको बॉडी के अंदर आपका juxtamedullary नेफ्रॉन. ठीक है, लेकिन कौन सा एनिमल होगा जिसमें आपको ये वाला नेफ्रॉन ज्यादा मिलेगा देखने के लिए? किस टाइप का एनिमल मिलेगा? Kangaroo rat. बहुत बढ़िया. Kangaroo rat and camel are going to be the best example over here. Kangaroo rat and camel are one of the best example जहां पे आपको इन नेफ्रॉन का नंबर आपको काफी ज्यादा देखने के लिए आपको मिल जाएगा, बिकॉज उनको वाटर कंजर्व करना है. उनको वाटर कंजर्व करना है, इसलिए उनके अंदर आपको ये नेफ्रॉन ज्यादा देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, राइट. बट हमारे अंदर आपको मिलते देखने के लिए यहाँ पे 15%. सो दैट इज द नंबर यू हैव टू नो, राइट. क्या हाँ बेटा बोलिए बोलिए. ये बोलो. सर फिश के अंदर होंगे juxtamedullary. फिश के अंदर ना फिश के अंदर नहीं. फिश को क्या ही दिक्कत है, पानी ही पानी है, थोड़े भी होंगे, राइट. उसमें यू गेट टू सी ए नेफ्रॉन, जो ऐसे वाले जो नेफ्रॉन होंगे ना उसके पास, वो ऐसे नेफ्रॉन के अंदर होंगे, राइट. जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसको मैं ये टर्म को मैं कल यूज करूंगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन. बट इट वोंट हैव, ये इतने नहीं होंगे उसके पास. इट विल हैव इट सी ऑल्सो द फिश हैज टू कंजर्व वाटर, ऐसी बात नहीं, बट जनरली उसके पास वाटर की कमी होती नहीं है, राइट. सो इट वोंट इवोल्यूशन में से ये नहीं देगा ज्यादा, राइट. और आई वुड से हार्डली इसके पास होंगे juxtamedullary नेफ्रॉन. मेजॉरिटी ऑफ वन विल बी कॉर्टिकल नेफ्रॉन. ठीक है, because if you are living in that kind of environment then you can allow water to go, no issue with the fish. but mammals में आपको मिलता ही है देखने के लिए, और mammals में भी अलग अलग mammals में अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे. जैसे कि हमारे पास 15% है, बट some mammals will have much more than 15%, जो मैंने आपने मुझे एग्जांपल दिए, कंगारू रैट एंड समथिंग लाइक अ कैमल. ठीक है, तो क्या juxtamedullary नेफ्रॉन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. राइट. सो अभी हमने करना क्या, हम यहाँ तक ही रहेंगे, वी वोंट गो बियॉन्ड दिस. इतना आप देख लो, इतना आप याद कर लो, एब्जॉर्ब कर लो, राइट. एंड देन यू कैन, बिकॉज ये सब जानना जरूरी है. जब हम यूरिन फॉर्मेशन करेंगे तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि यार कहाँ से चीज कहाँ जा रही है, बिकॉज यूरिन फॉर्मेशन इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अगर वो आपको समझ आ रहा है देन एवरीथिंग एल्स इज अ पीस ऑफ केक. उसके बाद हर एक चीज इज अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू. अगर वो आ जाता है आपको समझ में सही से, देन आफ्टर दैट सब कुछ समझ भी आएगा और सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं. इफ आर एबल टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन दैट पार्ट, यूरिन फॉर्मेशन, देन बाकी सब तो आपसे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे. आई विल गिव यू द एग्जांपल. आई जस्ट गिव यू बिफोर रैपिंग अप, आई विल गिव यू एग्जांपल. दीस आर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, राइट. दीस आर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क. अब ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे, दे आर लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चन. पूछा उन्होंने यहाँ पे कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहे हैं आप पे, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो जाए, आप बता दो इसका क्या आंसर होगा. और ध्यान से करना, जल्दबाजी में कुछ भी टिक मत कर देना. उन्हें पूछा एनिमल दिया हुआ है, ऑर्गन दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, बता दो कि इसमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा, ए बी सी डी. क्या लगता है आपको? डी. ठीक है, कोई डी कह रहा है. और देखो ए तो देखो यहाँ पे ए तो आपका होने से रहा है. आपको आपके इसके अंदर आपको नेफ्रिडेल ट्यूब्स आपको नहीं मिलते हैं, राइट, रोहू के अंदर. तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी राइट आंसर ओवर हियर. ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पे? और डू वन थिंग, नहीं एक काम करते हैं, मैं आपको देता हूँ, आप ये सॉल्व करके मुझे बताओ. मैं आपको ऐसे 1-2-3 क्वेश्चन आपको देता हूँ. यू टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व देम एंड देन टेल मी कि इसमें क्या सही आंसर आपका बन सकता है. ठीक है, कोई नहीं. सो लेट्स नाउ टेल मी इफ यू हैव देयर समथिंग यू हैवंट अंडरस्टूड. अगर आपको इसमें से कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है, देन प्लीज गो अहेड एंड टेल मी इफ देयर इज समथिंग व्हिच हैज टू बी रिपीटेड. अगर इसमें से कुछ पार्ट है जो रिपीट करवाना है, then please tell me so that we can do that. One more thing,